ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, शांति धारीवाल जी, प्रताप सिंह जी, रविंद्र सयागी जी, सरोज मीना जी, हमारे कैंडिडेट राम नारायण मीना जी, स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ स्वागत है। तो भैया आपसे एक सवाल, ये जो आपने हवाई जहाज पकड़ा हुआ है, ये भैया ये जो हवाई जहाज पकड़ा हुआ है आपने, ये राफेल वाला हवाई जहाज है या कोटा एयरपोर्ट वाला हवाई जहाज है? ये मैं समझना चाहता हूं, ये राफेल वाला है या कोटा एयरपोर्ट वाला है या दोनों है? तो देखिए, जरूरी काम पहले करते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, आपसे मैंने कहा था, और मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि नरेंद्र मोदी जी, कोटा शिक्षा का सेंटर है, हमें इसको सिर्फ हिंदुस्तान की शिक्षा का सेंटर नहीं, पूरी दुनिया की शिक्षा का सेंटर बनाना है, और इसलिए कोटा को एक एयरपोर्ट की जरूरत है। मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी। अभी मैंने गहलोत जी से बात की, और मैं जो बोलता हूं, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, ऐसी बात मैं नहीं करता हूं। यहां चुनाव में मैंने कहा था राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ होगा, 10 दिन में होगा, 2 दिन में हमने कर्जा माफ करके दिखा दिया। तो मैं आपके सामने गहलोत जी से सवाल पूछना चाहता हूं। गहलोत जी आइए माइक पे। गहलोत जी, राजस्थान की सरकार कोटा के एयरपोर्ट की जमीन देगी? बिल्कुल देगी। ठीक है, ये पार्टी कर दिया है और हम लोग नीचे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको अपना काम बताता हूं। मैंने गहलोत जी से उनका काम बुलवा दिया, अब मैं अपना बताता हूं। अगर राजस्थान की सरकार कोटा एयरपोर्ट के लिए जमीन देगी तो हिंदुस्तान की सरकार कोटा में एयरपोर्ट बना देगी। अब चलते भैया, हवाई जहाज दिखाओ, फिर से दिखाओ भैया, ऊपर पकड़ के दिखाओ। हाँ, ये अच्छा, ये 3 हवाई जहाज है। अभी हवाई जहाज जो है, ये इस साइड वाला कोटा एयरपोर्ट वाला है, वो 2 राफेल वाले हैं। अब ये राफेल वाले हवाई जहाज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये हवाई जहाज इसलिए पकड़े हैं, भैया कैमरा वाले जरा हवाई जहाज दिखाना हमारा, ये हवाई जहाज दिखाओ जरा। हाँ, अच्छा बात। ये हवाई जहाज इसलिए पकड़े हैं राजस्थान के लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके राफेल हवाई जहाज खरीदने में 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके उन्होंने अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। अब एक नया नारा चला है, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है, सुनिए, चौकीदार में बदल दिया। कोटा में थोड़ा अच्छा सुनाई देना चाहिए, चौकीदार। हाँ, चौकीदार। अब देखिए, चौकीदार ने सिर्फ एयरफोर्स से चोरी नहीं की। अच्छा भैया शांत हो जाए। अब सिर्फ एयरफोर्स से चोरी नहीं की, चौकीदार ने अलग अलग लोगों से चोरी की। चौकीदार ने जनता को कहा मैं 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। भरोसा पैदा हुआ। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, युवा बैठे हैं। आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आया माता जी? किसी का आया? यहां कोटा में किसी के बैंक अकाउंट में आया? तो 15 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था वो भी जनता से छीन लिया। तो मैंने सोचा कि मैं कोटा की जनता से कहूं और हिंदुस्तान की जनता से कहूं
कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, झूठ था। मैं झूठा वायदा नहीं करना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को वो नंबर बताना चाहता हूं जो हम हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल पाए। 5 महीने पहले मैंने काम शुरू किया। 5 महीने पहले मैंने काम शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे भाषण दे देते हैं। मैंने 5 महीने पहले प्लानिंग की और मैंने कांग्रेस पार्टी के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बुलाया, थिंक टैंक वालों को बुलाया। कहा देखिए, चाय पीजिए, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या सवाल है? नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की बात की थी, झूठ था। मैं ये समझना चाहता हूं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में अगर मैं पैसा डालना चाहूं तो बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए, बिना नोटबंदी जैसा नुकसान किए, गब्बर सिंह टैक्स जैसा नुकसान किए, हम कितना पैसा गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं? सीतामढ़ी जी चौंक गए, हिल गए, बाकी लोग भी हैरान हो गए। ये कैसा सवाल पूछा आपने? कैसा सवाल पूछा? वो अनिल अंबानी को उसने 45,000 करोड़ रुपए दिया। नाम आप जानते हो, देखो, नीरव। भैया थोड़ा जोर से बोलो, कोटा की जनता। नीरव, मेहुल, ललित, विजय, अनिल, तो नाम आप जानते हो। तो मैंने चिदम्बरम जी से कहा, देखिए, अगर चौकीदार जी अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, मतलब लाखों करोड़ रुपए उन्होंने 5 साल में दिया, तो हम गरीबों को क्यों नहीं दे सकते? अरे ऐसी बात किसी ने पहले करी नहीं। पहले बात नहीं करी तो मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा, पहली बात नहीं करी तो मैं क्या करूं? मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। मैं भाषण नहीं सुनना चाहता, थियरी नहीं बताना मुझे। मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। कौन सा नंबर चाहते हैं? मैं वो नंबर चाहता हूं जो मैं बैंक अकाउंट में सीधा डाल दूं। मोदी जी ने लाखों बैंक अकाउंट खोले हैं, उसी बैंक अकाउंट में मैं पैसा डालना चाहता हूं। उन्हीं के खोले हुए बैंक अकाउंट में कहां से मैं पैसा डालना चाहता हूं। अच्छा, तो बताइए। नहीं, सीतामढ़ी जी ने कहा बताइए, कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट ने कहा बताइए, आप कितने लोगों की बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, 5 करोड़ परिवारों की बात कर रहा हूं। राहुल जी, ऐसा तो किसी भी सरकार ने किसी भी देश में नहीं किया है। मैंने उनसे कहा, देखिए, करा जा सकता है, हां या ना बता देना। मुझे एक नंबर दे देना, 4-5 महीने हैं, आप काम करिए। अगर आपको लगेगा कि नहीं करा जा सकता है तो नहीं करेंगे, मगर पहले पता तो लगाइए। गए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात की, अलग अलग लोगों से बात की, वापस आते हैं। कुछ ही दिन पहले आए, कागज पे नंबर लिख देते हैं 72,000। मैंने कहा, ये क्या है? ऐसे नहीं चलेगा। 72,000 कितने लोगों को? 72,000 कितने समय में? 72,000 20 साल में, 15 साल में, 30 साल में, या 1 महीने में? कहते राहुल जी, 72,000 रुपए साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के, 25 करोड़ लोगों को। मैंने उनसे बोला, अब करिए आपने काम की बात। 5 साल से मैं मन की बात नरेंद्र मोदी की मन की बात सुन रहा हूं, अब आपने करी काम की बात। अब सोचिए, हमारी जो बहनें आई हैं, माताएं आई हैं, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए साल का, 3,60,000 रुपए 5 साल के दे सकती है। 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल मैंने एकदम सीतामढ़ी जी से पूछा, भैया इतना पैसा हमने गरीबों को दे दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट तो नहीं होगी? हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? कहते राहुल जी, हमने पूरी एनालिसिस कर ली, पूरा पता लगा लिया हमने।
आप नुकसान की बात कर रहे हो। न्याय योजना से फायदा होगा। हम भी नहीं पहचान पाए पहले कि कितना फायदा होगा। मैंने कहा कैसे? कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, देश के जेब से पैसा निकाला, इन माताओं बहनों के घर से पैसा निकाला, किसानों के घर से पैसा निकाला। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने कोटा की जनता से पैसा छीना, छोटे दुकानदारों से पैसा छीना, छोटे बिजनेस वालों से पैसा छीना, वैसे ही कोटा के लोगों ने माल खरीदना बंद किया। मार्केट ठप हो गई। शर्ट, पैंट, जूता, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डार्क ग्लासेस, मोबाइल फोन, आप लोगों ने सब खरीदना बंद कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान के दुकानदारों ने बेचना बंद किया। जैसे हिंदुस्तान के दुकानदारों ने बेचना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी शुरू हो गई। तो मुझे कहते हैं राहुल जी, न्याय योजना सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करेगा। राहुल जी, न्याय योजना दुकानदारों की मदद करेगा। न्याय योजना छोटा बिजनेस चलाने वालों की मदद करेगा, कोटा के एंटरप्रेन्योर्स की मदद करेगा। जैसे ही हमने न्याय योजना का पैसा जनता की जेब में डाला, वैसे ही जनता माल खरीदना शुरू करेगी। जैसे ही जनता माल खरीदना शुरू करेगी, हिंदुस्तान की दुकानें चालू हो जाएंगी। जैसे हिंदुस्तान की दुकानें चालू हो जाएंगी, वैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होगी, धड़ाक से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला था, पूरी टीम बैठी थी, मैंने बोला देखिए एक बात बताइए, मैं ये 12 बजे रात को नहीं करना चाहता, 8 बजे शाम को नहीं करना चाहता। पहले हम पायलट प्रोजेक्ट चालू करेंगे, पहले हम इस थ्योरी को, आइडिया को टेस्ट करेंगे और आस्ते आस्ते हम इसको रोल आउट करेंगे। मगर आप मुझे इस कमरे में गारंटी दे दो, क्योंकि मैं यही गारंटी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को देना चाहता हूं कि 72,000 रुपए हर बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल सकती है। उन्होंने कहा मैं आपको गारंटी देता हूं, वही गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अब यहां पे बहुत सारे पुरुष हैं, मुझे खुशी हो रही है कि महिलाएं भी आई हुई हैं। और मैं साफ बोलना चाहता हूं, मैं मतलब बाद में मुझसे, यहां जो पुरुष बैठे हैं मुझसे गुस्सा ना होना, मैं पहले ही बता रहा हूं। फिर बाद में मेरे पास मत आना, ये आपने क्या कर दिया। मैं पहले बता रहा हूं, 5 करोड़ बैंक अकाउंट है, पैसा महिलाओं के नाम में जाएगा। अब आपने जो करना है उनसे बात कर लेना, पैसा उनसे ले लेना। मेरे पीछे मत पड़ना बाद में कि आपने क्या कर दिया, आपने महिलाओं को पैसा दे दिया। ये आपके बीच में, उनके बीच में है। मैं बैंक अकाउंट तक पैसा पहुंचा दूंगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा कोटा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने शुरुआत की देखिए, और मैं आपको सच बताऊं, जब मैं यहां बैठा था, मैं सोच रहा था, सचिन ने मुझे बताया कि कोटा में नया एयरपोर्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने सचिन से पूछा क्यों? कहता है कि कोटा का जो एयरपोर्ट है वो शहर के बीच में है, वहां जगह नहीं है, उसको मतलब बड़ा करना मुश्किल है। और अगर हमें नया एयरपोर्ट बनाना है तो इतना आसान नहीं होगा। आपने बोला मुझे, वापस बोला उससे। तो सचिन ने मुझे बोला कि इतना आसान काम नहीं होगा। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, आसान हो या मुश्किल, कोटा को हमें दुनिया से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं बोल रहा था जनता से कि जब मैंने आपसे पूछा एयरपोर्ट के बारे में, तो आपने मुझे बताया कि एयरपोर्ट शहर के बीच में है और उस एयरपोर्ट को बड़ा करना इतना आसान नहीं। तो मैं जनता को बता रहा था कि हमारी जो बात हुई, तो मैंने सोचा कि ये इतना आसान काम नहीं है, मगर हमें ये करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कोटा शिक्षा का सेंटर बन गया है। पूरा देश जानता है, पूरे देश के युवा जानते हैं कि कोटा ने कमाल कर दिया है। और अब इस
सर्विस सेंटर को बाकी दुनिया से, देश से जोड़ना है। तो गहलोत जी जमीन देंगे, दिल्ली की सरकार अगर मुश्किल भी होगा हम कर देंगे। फिर कोटा क्या है? कोटा जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होता है, जो नई अलग तरीके की सोच होती है, जो नए काम करने का तरीका होता है, वो कोटा का डीएनए है। और आपका, मैं दुख से कहता हूं, आपका नुकसान नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से आपका जबरदस्त नुकसान हुआ है। शायद इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आप भी उसको पहचान नहीं पा रहे। चोट लगी, आपको दर्द हुआ, मगर चोट से दर्द से ज्यादा हुआ। पूरा का पूरा पैसा छोटे दुकानदारों से, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वालों से छीनकर नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स ने अनिल अंबानी जैसे लोगों को बैंक अकाउंट में डाला। और हमने सोचा कि देश में रोजगार की जरूरत है, अनिल अंबानी रोजगार नहीं दे सकता, नीरव मोदी नहीं दे सकता। और अगर अनिल अंबानी नीरव मोदी नहीं दे सकते तो कौन दे सकता है? कोटा का युवा दे सकता है, राजस्थान का युवा दे सकता है। कैसे दे सकता है? छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस बनाकर। तो हमने युवाओं से बात की, मैनिफेस्टो बना रहे थे, हमारे लोग राजस्थान गए, शायद कोटा भी आए, और युवाओं से उन्होंने बात की, पूछा भैया बताओ हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी, आज 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, नरेंद्र मोदी जी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए हिंदुस्तान में रोजगार कैसे पैदा किया जाए? आप करोगे? आप हमें बताओ, हम आपकी मदद कैसे करें? दो चीजें कही, बढ़िया चीजें, ऐतिहासिक। पहली बात करी कि राहुल जी हम बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोटा में छोटा सा कोई भी बिजनेस खोलना चाहे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस खोलना चाहता है, परमिशन की जरूरत है। अलग 10-15 डिपार्टमेंट होते हैं, पता नहीं कहां जाना पड़ता है, जाते हैं एक डिपार्टमेंट में, जाते हैं, कहते हैं भैया हम बिजनेस खोलना चाहते हैं, कहते हैं भैया ठहर जाओ अभी परमिशन लेनी है। परमिशन के लिए एक डिपार्टमेंट में 10, 15, 20 दिन लगते हैं। अगले डिपार्टमेंट में जाओ, फिर से वही बात, भैया हाँ उनसे आपने ले लिया मगर ये अलग परमिशन है, ये दूसरा है, ये भी लेना पड़ेगा। तीसरे डिपार्टमेंट में, चौथे, 5वें, 6ठे में, 10 डिपार्टमेंट, 15 डिपार्टमेंट में जाओ। हिंदुस्तान के युवा, कोटा के युवा आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, पता लगता है पूरा का पूरा पैसा परमिशन लेने में चला गया, बिजनेस नहीं खुला। तो हमने निर्णय लिया है, कोटा का कोई भी युवा, राजस्थान का, हिंदुस्तान का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है, अगर छोटा उद्योग लगाना चाहता है, अगर धंधा चालू करना चाहता है, उसे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आपके हाथ में जो हथकड़ियां लगी है वो तोड़ना चाहता हूं, युवाओं के हाथ जो बने हुए हैं वो खोलना चाहता हूं। 3 साल कोई परमिशन नहीं, किसी से नहीं, अशोक गहलोत जी से नहीं, सचिन पायलट, किसी से नहीं परमिशन लेनी, किसी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेनी। आप अपना धंधा शुरू करो, जो भी आप करना चाहो आप शुरू करो, कोई आपसे परमिशन मांगने नहीं आएगा। 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाए, आपने देश को 30-40 लोगों को रोजगार दिया, फिर आप जाना सरकार के पास, सरकार के डिपार्टमेंट में जाना और कहना भैया देखिए 3 साल पहले मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, अब मेरे लिए 30-40 लोग काम करते हैं, युवा काम करते हैं, मैंने देश के 40 युवाओं को रोजगार दिया है, अब मुझे परमिशन दीजिए। आसानी से आप परमिशन ले पाएंगे, बिजनेस तैयार होगा। और अगर आपका बिजनेस 3 साल में नहीं तैयार हुआ
छोड़िए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, भूल जाइए उसको, फिर से कोशिश कीजिए। अब नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। मैं आपको स्टेज से 2 करोड़ युवाओं को की बात नहीं करूंगा, जैसे मैं 15 लाख की नहीं करूंगा, मैं 3,60,000 की करूंगा। मैंने घंटे लगाए, कांग्रेस पार्टी ने 5 महीने लगाए इस नंबर को निकालने के लिए, अलग अलग इकोनॉमिस्ट से पूछ के आगे पीछे। 5 महीने बाद हमने आपको ये नंबर दिया है। ये मत सोचिए कि ऐसे ही मैंने निकाल दिया नंबर, नहीं। दुनिया ने सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछा, 5 महीने काम किया, फिर नंबर दिया है। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलने वाला मैं आपसे। मैं आपसे रिश्ता बनाने आया हूं, मैं आपको सच्चाई बोलूंगा। और सच्चाई में मैंने पता लगाई, मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, उसी टीम से मैंने पूछा, एक बात मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी रोजगार की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान में कितने सरकारी नौकरियां खाली पड़ी? हर प्रदेश में जाओ, नेशनल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं मुझे बताओ। पूरा उन्होंने चेक किया, पता लगा 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देता हूं, 1 साल के अंदर 22 साल नौकरियां आपकी। मगर मैं भैया आपको 23 लाख नहीं बोलूंगा, 25 लाख नहीं बोलूंगा, 70 लाख नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये झूठ होगा। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, चेक किया है, 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार दे देगी, कहा जा सकता है। इस स्टेज से, कांग्रेस पार्टी के स्टेज से कहा जा सकता है, क्योंकि ये सच है। अब चलिए, थोड़ी सी मैं किसानों की और माताओं बहनों की बात करना चाहता हूं। किसानों से हमने पूछा सीधा जाके, भैया बताइए क्या बात है, हमने आपका राजस्थान में कर्जा माफ किया, बताइए क्या करा जा सकता है? 10 दिन की बात की थी, 2 दिन में कर दिया। अब आप हमें बताइए, आप हिंदुस्तान की शान हो, आप हमें ऑर्डर दो, जो भी आप चाहते हो, आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, आप हमें ऑर्डर दो, हम करेंगे। किसान हमें कहते हैं, और देखिए क्या सुंदर सवाल पूछा, किसान हमें कहते हैं, राहुल जी एक बात बताइए, हम रोज अखबार पढ़ते हैं, ये अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापस नहीं दिया। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, नीरव मोदी भाग गया 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या भाग गया 10,000 करोड़ रुपए लेके। हमें अजीब सा लगता है। मैंने कहा क्यों? राहुल जी, चोरी तो कोई वो ठीक है, मगर एक बात हमें समझ नहीं आती, ये जो अरबपति लोग हैं, कर्जा लेते हैं, भाग जाते हैं, इनकी जेल नहीं होती, और हम 20,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, वापस नहीं देते हैं, 2 डंडे मारते हैं, हमें पुलिस वाले जेल में कर देते हैं। मतलब ये कैसी बात है? उन्होंने कहा या तो आप उनको, या तो मोदी जी से उनको जेल में डलवाइए, या फिर आप हमें जेल से निकालिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अरबपति जेल ना जाए और हिंदुस्तान का किसान दिन भर काम करे, 4 बजे उठ के काम करे और डंडा मार के उसको अंदर कर देते 20,000 रुपए के लिए। मैंने उनसे कहा आपने बिल्कुल सही बात बोली, पता लगाते हैं, पता लगाया, और खुशी से मैं आपको आज कहना चाहता हूं, हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आप कहोगे कैसे हो सकता है, मैं कहूंगा होगा। 2019 में हमने कहा है, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कर्जा ना लौटाने के लिए हिंदुस्तान का कोई भी किसान जेल में नहीं डाला जा सकेगा। कर लो जो करना है, कर लो जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन अनिल अंबानी जेल में जाएगा फिर हम देखेंगे, उस दिन तक हिंदुस्तान के किसान जेल में नहीं जाएंगे, खत्म कहानी। बोलो, अब ऐसा काम किया जा सकता है, ये शक्ति हिंदुस्तान की सरकार में है। हमने किसानों से कहा भैया अभी बात नहीं बनी, कोटा में किसानों ने आत्महत्या की, कोटा में आत्महत्या की, हम उनकी याद में कुछ करना चाहते हैं। आपने ये नए कानून की बात की, ये हमने आपके लिए किया, ये काफी नहीं है आपके लिए।
हम आपके लिए और करना चाहते हैं, आप बताओ क्या करा जाए। कहते ठीक है, आप सचमुच में हमारी मदद करना चाहते हो, हाँ, तो आप एक काम कीजिए, नेशनल बजट होता है, हर साल पूरा देश देखता है भैया नेशनल बजट में किसको कितना पैसा दिया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति पार्लियामेंट में बैठते हैं, नोट पैड लेके लिखते हैं कि हाँ भैया हमारा टैक्स इतना बचा, इस साल हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा उनको पता लग जाता है। मगर हिंदुस्तान के किसान को कुछ नहीं पता लगता। आप ऐसे कीजिए, हमारा आदर कीजिए, नेशनल बजट जरूर बनाइए, मगर उसके साथ एक शानदार किसानों का स्पेशल बजट भी बनाइए। बात मंजूर, आपने कहा हम करेंगे। 2019 में चुनाव के एकदम बाद भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार नेशनल बजट बनेगा, और उस नेशनल बजट से पहले, बाद में नहीं, पहले हिंदुस्तान के किसान का स्पेशल बजट बनेगा। हम हर किसान को बताएंगे, हम हर किसान को बताएंगे, देखिए हिंदुस्तान की सरकार इस साल आपके लिए इतना पैसा देगी, आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपको इतना मुआवजा मिलेगा, बोनस इतना मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट इतने लगाए जाएंगे, स्टोरेज की इतनी फैसिलिटी मिलेगी। साल की शुरुआत में हिंदुस्तान के हर किसान को बता दिया जाएगा ये आपका देश है, ये आपकी सरकार आपके लिए इस साल इतना पैसा देगी। खत्म। एक और ऐतिहासिक निर्णय, अच्छा कोटा में मिडिल क्लास के लोग हैं, मैंने न्याय योजना की बात की और मैंने कहा कि न्याय योजना पैसा डालेगी सिस्टम में। जैसे ट्रक का इंजन स्टार्ट होता है, डीजल डालने के बाद ट्रक का इंजन स्टार्ट होता है, वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल है। जैसे ही वो पेट्रोल अंदर जाएगा इंजन स्टार्ट हो जाएगा, दुकानदारों को फायदा होगा, छोटे बिजनेस वालों को फायदा होगा, मध्यम वर्ग को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। मगर मैं मिडिल क्लास के लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, न्याय योजना का एक भी रुपया न्याय योजना का हिंदुस्तान की मिडिल क्लास के जेब में से नहीं आएगा। एक भी पैसा आपके टैक्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। और मैं स्टेज से कहता हूं, न्याय योजना का पूरा पैसा अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों के जेब से आएगा और आपके बैंक अकाउंट में, इन माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। अब महिलाएं ताली बजा रही है तो मैं आपके बारे में भी थोड़ा बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप इनके लिए ताली बजा रही है तो मैं आपके लिए भी थोड़ा कहना चाहता हूं। सबसे पहले न्याय योजना की बात की, देखिए आप मत भूलिए, इन सबको मैंने गुस्सा किया है, ये सब गुस्सा है मुझसे कि आपने ये न्याय योजना का पैसा इन महिलाओं को दिया है, मैंने आपके लिए किया है, भूलना मत। और देखिए विधानसभा में, पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में महिलाएं कम दिखती हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान को चलाने में हम आपको भी जगह देना चाहते हैं, कानून बनाने में हम आपकी भी आवाज सुनना चाहते हैं। और इसीलिए राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में चुनाव के एकदम बाद 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। और आखिरी बात, और शायद उससे भी बड़ी बात, मैंने सरकारी नौकरियों की बात की, 22 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख पंचायत में नौकरी, मगर नेशनल गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार नेशनल नौकरियों में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। ये मैंने जो सब बोला, इसके पीछे सोच है। मैंने
बिना सोचे झूठे वायदे नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्लानिंग की है। न्याय योजना, किसान बजट, किसानों का नया कानून, युवाओं को 3 साल परमिशन के बिना बिजनेस चलाना, हमने काम किया है। आपकी आवाज सुनी, लाखों लोगों से बात की, और जो आपने उन्हें बताया वो हमने किया। ये आपका देश है, ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं। नरेंद्र मोदी जी लाल किले में जाते हैं, मैंने स्वयं उनका भाषण सुना। लाल किले पर खड़े, उनके पीछे झंडा, और नरेंद्र मोदी कहते हैं, मित्रों, मेरे आने से पहले यह देश सो रहा था, हाथी सो रहा था, उनके शब्द। आप सोचिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, सबसे पहले हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके माता पिता का अपमान करता है, कहता है मेरे आने से पहले हिंदुस्तान का कोई शहीद नहीं हुआ, हिंदुस्तान की किसी वायुसेना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के युवा ने अपनी जान नहीं दी। मेरे आने से पहले किसी किसान ने काम नहीं किया, मेरे आने से पहले किसी दुकानदार ने कुछ बेचा नहीं, मेरे आने से पहले किसी ने सड़क नहीं बनाई, मेरे आने से पहले। मगर नहीं भाई और बहनों, नहीं, इस देश को आप बनाते हो, ये देश आपका खून है, आपका पसीना है, और आपके बिना ये देश नहीं बनाया जा सकता, नहीं खड़ा हो सकता, नहीं चल सकता। और यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, ये आपका है, ये देश आपका है। जब ओबामा, अमेरिका राष्ट्रपति, कहता है कि मुकाबला सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है, तो ये कहता है कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोग अमेरिका से मुकाबला कर सकते हैं। आप लोग हमारी शक्ति हो, और आपको आवाज देना हमारा काम है, आपकी आवाज सुनना हमारा काम है। 5 साल से मन की बात, एक व्यक्ति की मन की बात, मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहता, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। मैं आपकी मन की बात सुनना चाहता हूं, जो आप मुझे बोलोगे मैं करना चाहता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आप आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं धन्यवाद के लिए रविंद्र त्यागी जी, जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस, उनको आमंत्रित करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अविनाश पांडे जी, आदरणीय तरुण कुमार जी, सभी का मैं इस कोटा की धरती पर, भाड़ोती पर, कोटा आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो अपार जनता पूरे कोटामुड़ी लोकसभा क्षेत्र से यहाँ आई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।